यह है हमारा स्पेशल एपिसोड। आज जो चीजें हम आपको बताएंगे, यकीन माने उसमें से कुछ ऐसी हैं कि आपका दिल दहल जाएगा। हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, उसकी मजबूरी है जी कि वो मनाजिर ही ऐसे हैं कि अगर हमने दिखाया तो यूट्यूब भी उसे अलाउ नहीं करता, और ना ही मेरे ख्याल आपकी आंखों में इतनी हिम्मत होगी कि ऐसे मनाजिर देख पाएं। भारत जैसा मुल्क जो अपने आप को बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, व्हाट्सएप के अंदर दिखाया जा सकता है, व्हाट्सएप के अंदर आप ये डाल दीजिएगा। चले व्हाट्सएप में हम बाद में डाल देंगे। भारत जैसा मुल्क जो अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, उसके हालात कुछ इस तरह से हैं कि वहां पे लाशों को अंगूठे लगाने के लिए उठा के ले जाया जा रहा है। ये क्या सिचुएशन है ये आपको बताएंगे, और आपको ये बताएंगे कि मोदी का वो जो कहता है ना कि मेरा भारत चमक रहा है, वो भारत चमक नहीं रहा, भारत बढ़ चुका है। उसकी हालात ये हैं कि 80 करोड़ जो उसकी आवाम है वो तो 5 किलो अनाज के लिए वहां पे तरस रही है। बहरहाल जो आज की खबर है ये इंसानियत के लिए भी शर्मिंदगी की होगी, ये आपको बताएंगे कि ये क्या मसला है। फिर एक खबर आई है पाकिस्तान के हवाले से, बहुत ही अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कानून पास कर दिया है, और वो कानून इस तरह का है कि अब चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप फिर जाएंगे जेल में, और वो कोई भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अच्छा कानून बना है, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपके कुछ खास सवाल हैं जिनके जवाब देने। आज के सवाल भी कुछ इस तरह के थे कि मैं देखते हुए थोड़ा परेशान हो रहा था कि मैंने कहा इनके जवाब तो देंगे, लेकिन ये ना हो कि उसके बाद हमें कोई आगे पकड़ ले, यार किस किस्म की बातें करते हो तुम लोग। अच्छा, और उसके बाद फिर एक जरा अपने गिरबान में भी आज हम झांकेंगे। ये अपना गिरबान में इसलिए कह रहा हूं, मतीउल्लाह जान साहब एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, उनका एक इसी तरह का प्रोग्राम भी चला करता था, तो उनके हवाले से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और कहा यह जा रहा है कि जैसे उन्हें जॉब से फारिग कर दिया गया, और उन्होंने कुछ ऐसा किया था इंटरनेशनल मीडिया के सामने जैसे पोर्ट्रे ये किया जा रहा है, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बदनामी थी और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम बन रहा था उसे खराब करने की कोशिश की गई। तो ये जानेंगे कि ये तमाम क्या सिचुएशन थी, या ये सिचुएशन क्या थी, आप ये कह सकते हैं। तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना चैनल को। हमारे तमाम लिंक्स जो हैं उन्हें ज्वाइन कीजिएगा। और उसके बाद जावेद चौधरी साहब से हम पहला सवाल ये करते हैं कि ये भारत में क्या हुआ। अब उड़ीसा के अंदर एक बड़ा खौफनाक किस्म का वाकया हुआ और उससे पूरे इंडिया को हिला के रखती है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे सवाल उठाती है। मैंने जब ये खबर पढ़ी और उसके बाद जब मैंने फुटेज देखी तो यकीन करें मैं खुद दहल गया। पहले शुरू में थोड़ी सी हंसी भी आई, लेकिन उसके बाद जो अजियत और तकलीफ थी वो ज़्यादा थी। हुआ ये कि वहाँ पर एक शख्स है, उसकी बहन जो थी वो 26 जनवरी 2026 को उसका इंतकाल हो गया और वो दफन हो गई। उसका अकाउंट था ग्रामीण बैंक के अंदर। तो वो बंदा जो था ना 20,000 रुपये उसके अकाउंट पे थे। तो बंदा जो था वो भाई जो था वो बैंक जाना शुरू हुआ और उसने बैंक वालों से कहा कि जी मेरी बहन का यहाँ पे खाता है और ये चेक है 19,300 रुपये का, तो आप इसको रिलीज़ कर दें। और उन्होंने कहा कि वो बहन का है, तो उन्होंने कहा जी वो फोत हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक जिसका खाता है वो नहीं आएगा उस वक्त तक हम आपको पैसे नहीं दे सकते। वो बंदा बड़ा सादा था बेचारा, वो जाता रहा, लेकिन बैंक वालों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, या उसको फैसिलिटेट नहीं किया, या फिर उसके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की, या उसको ठीक तरीके से गाइड नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद वो बंदा गया कब्रिस्तान और उसने जाके अपनी बहन की जो कब्र है उसको खोदा। इसका मतलब ये है कि ये हिंदू नहीं है फिर, क्योंकि हिंदू तो अपने मुर्दों को जला देते हैं, और अगर इसकी बहन जल गई होती तो उसके बाद तो बेचारा बिल्कुल ही उसके पास कोई ऑप्शन ना होता। तो इसका वो कहते हैं ये ट्राइबल है कोई, और ये लोग अपने मुर्दों को दफन करते हैं। तो बहरहाल उसने जाके वहाँ से कब्र खोदी। कब्र खोद के जो उसका स्केलेटन था अपनी बहन का, वो उसने अपने कंधे पर उठाया और उठा के वो पैदल जो है ना वहाँ से बैंक की तरफ आया। अब रास्ते में लोगों ने देखा कि ये कौन सा मंजर है, तो उन्होंने उसकी फुटेज बनानी शुरू कर दी, और बनाते वो बैंक के अंदर गया। और बैंक के अंदर जाके उसने अपनी जो बहन थी उसका जो मैयत थी उसको उसने टेबल पर रखा। मैंने जैसा कि उसने कहा लो जी ये आ गई है, अब आप इससे पूछ लें, इससे तस्दीक कर लें आप। तो वहाँ पे बैंक के अंदर भी बहुत ज़्यादा खौफ फैल गया, और उसके बाद बाहर लोग इकट्ठे हो गए बहुत ज़्यादा कि यार ये क्या हो रहा है। अब बैंक वालों को समझ नहीं आ रही थी कि अभी ये सूरत क्या है और इस तरह इसका कैसे निपटा जाए। तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस कॉल कर ली। पुलिस आई तो पुलिस भी देख के बहुत परेशान हो गई, और उससे पूछा कि तूने क्यों किया। उसने कहा जी इनसे पूछें, ये रोज़ कहते थे कि उसको लेके आए, रोज़ कहते थे उसको लेके आए। मैं 3-4 महीने हो गए, मैं खजल ख्वार हो गया यहाँ पे, लेकिन कोई शख्स भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ऐसा कोई लर्जा खेज किस्म का खौफनाक किस्म का वाक़या था कि उसके बाद इसकी फुटेज जो थी वो वायरल होनी शुरू हुई इंडिया के अंदर, और लोग जो थे उन्होंने अपने उंगलियां अपने हाथ जो हैं दांतों के नीचे दबा लिया। कहने लगा कि ये किस किस्म का मुल्क है जिसके अंदर ये इतनी भी इंसानियत नहीं है कि एक बंदे की यार बहन मर गई हुई है और पैसे भी कितने को हैं 19,300 रुपये, अगर थोड़ा सा उसके ऊपर मेहरबानी करें। इतनी तो कानून की वायलेशन जो है वो तो बैंक वाले खुद भी कर लेते हैं, बल्कि बड़े बड़े खातादार होते हैं वो फ़ोन पर कह देते हैं कि मेरे पैसे दे दे, तो उनको दे दिया जाता है। तो जब छोटी सी मासूम सी रकम है और बेचारा भी ऐसा भी बंदा है जिसको सिस्टम का नहीं पता, तो आप उसको समझा भी नहीं पा रहे कि उसको किस किस्म का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, कैसा सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अब दूसरा सर्टिफिकेट लेने के लिए कहाँ जाएगा बंदा, और वो भी 19,300 रुपये के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये किस किस्म के लोग हैं। बहरहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो उसने सारी दास्तान बताई है। पुलिस को भी समझ नहीं आ रही थी कि इसके ऊपर कौन सी दफ़ा लगाई जाए, क्योंकि ज़ाहिर ना इसने दहशतगर्दी की है, ना इसने कोई चोरी की है, ना इसने कोई डकैती की है, ना इसने किसी के साथ बदतमीजी की है। वो डिमांड की गई थी बैंक वालों की तरफ से, तो उसने अपनी कब्र खोदी अपनी बहन की, और कब्र भी उसने अपनी बहन की खोदी है, किसी और की नहीं खोली। तो अब वो लेके आ गया, तो अब इसका क्या किया जा सकता है। तो बहरहाल पुलिस वालों ने खाना पूरी की, उन्होंने कहा जी ये बंदा मासूम है, ये अंडरस्टैंड नहीं कर सका, और बैंक वाले इसको बता नहीं सके, समझा नहीं सके, और इस वजह से ये वाकया हुआ। लेकिन बहरहाल ये वाकया है बड़ा खौफनाक। अगर आपने वो मुन्ना भाई MBBS देखी हो ना, वो और उसका एक दूसरा वर्जन भी आया था, वो मेरा ख्याल है MBBS नहीं, मुन्ना भाई MBBS नहीं, कि एक और खबर थी, एक और फिल्म थी जिसके अंदर संजय दत्त था जिसके अंदर भी, और उसके अंदर वो क्या करता है कि वो एक आदमी जो है ना बार बार एक दफ्तर सरकारी दफ्तर के अंदर जाता है और उससे जो है ना वो पैसे मांगता
बोलते हैं उसका केस ख़त्म करने के लिए, या वो पेंशन लेने के लिए जाता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसको उसकी फाइल नहीं आगे जाती, तो फिर वो मुन्ना भाई जो है ना उसको बताता है कि तूने क्या करना है, तो अब तुम जा, वो चला जाता है। और उसके बाद वो जब पैसे मांगता है तो उसके बाद वो क्या करता है, टोपी उतार के रखता है, कहता है जी ये 3 रुपये की ये होगी, फिर घड़ी उतार के रखता है कि 400 रुपये की ये होगी, और उसके बाद वो कपड़े उतारता चला जाता है और वो रोकते रहते हैं उसको, रुक जा रुक जा रुक जा, वो कच्चे में रह जाता है सिर्फ ना, उसके बाद सारे उतार के दे देता है उनको, कहते हैं ले जी अपने पैसे पूरे कर ले। अब ये जो जब ये सारा ड्रामा हो रहा था ये, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दफ्तर वाले भी इकट्ठे हो, सब पूछते हैं क्या मसला है, कहते हैं रोज़ मुझसे पैसे मांगता है, मेरे पास नहीं है, तो मेरी तो कुल कायनात ये है, मैंने सारी इसके टेबल के ऊपर रख दिया, मुझे बताएं कि बाकी पैसे जो मैं कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पैसे दबा के बैठा हुआ है। उसने फौरी तौर पर चेक बना के उसने कहा अल्लाह का वास्ते मेरी जान छोड़ दो, और साथ ही लोगों ने उसको ज़ाहिर फुटेज बनानी शुरू कर दी। तो ये बाज़ औक़ात इस तरह होता है, सिस्टम इतना क्रूल होता है यार कि उसमें इंसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय मुर्दे निकाल के लेके उन्हें कहा ले इनसे तस्दीक कर लो। चौधरी साहब, ट्राइबल सोसाइटी या गांव या सादा लोग जो होते हैं उन्हें हैंडल करने का तरीका अलग होता है, उन्हें आप समझाएंगे भी तो नहीं समझा सकते इस तरह की चीज। ट्राइबल आदमी ना भी हो तो बहुत सारे मासूम लोग होते हैं जिनको सिस्टम का पता ही नहीं होता। चौधरी साहब, विजय माल्या आपको याद है, इंडिया का एक बिजनेसमैन था, 7,000 करोड़ लेके भाग गया, ले गया, आज तक उसको नहीं पकड़ सके, बैठा हुआ इंग्लैंड में वो, और सारे बैंकों के लोन थे। हाँ, उसने वो बेसिकली एयरलाइन बनाई थी, मेरा एयरलाइन बनाई थी बिल्कुल, और उससे पहले वो बियर बनाने वाला था, सबसे ज़्यादा बियर बनाता था, और वो इंडिया में सारी बियर पी जाती थी उसकी, और खरबपति था, तो उसने कहा चलो हम एक एयरलाइन भी बनाते हैं किंगफिशर के नाम से, किंगफिशर, और क्योंकि किंगफिशर उसकी बियर का नाम था और उसे किंगफिशर के नाम से उसने एयरलाइन बना ली, उसने बड़ा घर कर दिया सारा। और बल्कि वो भी कहा जाता था कि सोने की स्मगलिंग भी करता था अपने एयरलाइन के जरिए, तो वो उसके बाद बैठा हुआ है बस। उसके 7,000 करोड़ इंडियन बैंकों के लेके निकल गया, और वहाँ पे तो उसकी फिल्में बनी हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, और यहाँ बेचारा क्या मांग रहा है, 19,300 रुपये, और उसे पूछ रहे हैं कि तू सबूत क्या है, तो अपने बैंक को लेके आ, वो आएगी गवाही देगी तो तभी हो सकेगा। एक इसी तरह एक और ना वो भी एक इंडिया के अंदर ही हुआ था, और वो एक अदालती फैसला था, वो बड़ा मजेदार था। वो ये हुआ कि एक बंदा आया, जज साहब के सामने खड़ा हो गया, तो जज साहब के सामने खड़ा होकर वो कहता जी देखें मैं जिंदा हूँ ना, कहते हैं हाँ लगते तो हो, तो उसने कहा जी ये इन्होंने मुझे मुर्दा करार देके ना तो मेरी जायदाद जो अपने नाम लगा ली हुई है, तो मैं इनको बताता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, तो कोई बंदा यकीन ही नहीं करता। तो जज साहब ने कहा यार कैसे यकीन किया जाए, कोई सबूत लेके आओ तुम। उसने कहा जी सबूत कैसे, कहते हैं कोई दस्तूरी सबूत होना चाहिए, दस्तावेजी सबूत होना चाहिए, कोई डॉक्टर की रिपोर्ट होनी चाहिए, कोई तुम्हारा कार्ड होना चाहिए जो सरकारी खाते के अंदर लिखा हुआ है कि तू फोत हो गया हुआ है, तू फोत हो गया हुआ है, तो उसको चेंज करवा किसी तरीके से। तो उसने वो कहा कि पता नहीं, वो है बड़ा मजेदार वाकया, उसने जज साहब की बेइज्जती कर दी वहां पे, जिसको कहते हैं जूता मार, जूता उतार के जो जज साहब को जूता मार दिया और मामले की गालियां दे दी। जज ने कहा पकड़ो इसको, पकड़ के ना उसने कहा इसके ऊपर तौहीन अदालत लगाता हूँ, जो इसे तौहीन अदालत नहीं, उसने कहा ले जनाब सबूत आ गया, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, क्योंकि आपने मेरे ऊपर दफा लगा दी। हाँ, जिंदा बंदे भी लग सकती, जिंदा बंदे भी लग सकती है। अच्छा चौधरी साहब, अब मेरे ख्याल चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने करना है पंजाब के हवाले से, बहुत अच्छा बिल है चौधरी साहब, 18 साल से कम उम्र की शादी पे यार ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मरियम नवाज साहबा जो है ना कुछ काम ऐसे ज़बरदस्त कर रही हैं कि जो वैसे वाकई ही काबिल तकलीद हैं और काबिल तारीफ़ हैं। मैं ना पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, पुराने लोग हैं, ज़ाहिर है मैं खुद पंजाबी हूँ और मैं पंजाब के अंदर रहता रहा, लाहौर के अंदर रहता रहा, बहुत सारे मेरे दोस्त जो होते हैं ना वो मेरे साथ ही पढ़ते रहे, साथ ही उन्होंने पेपर्स वगैरह दिए, वो कोई ब्यूरोक्रेसी में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई कहीं चला गया। अच्छा वो ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे CMs के साथ काम किया लेकिन मरियम नवाज की जो वर्किंग है उन सबसे बेहतर है। वैसे हैरान कुन बात है ये, उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बेहतरी है, तो उन्होंने ये बताया कि एक तो वो तैयारी करके आती है और घर से वो सारी फाइलें साथ लेके जाती हैं, उसको पूरा पढ़ा होता है उन्होंने, और पढ़ने के साथ उन्होंने नोट्स लिए होते हैं उसके, यानी वेल प्रिपेयर्ड जिसको कहते हैं ना वो होती हैं। और फिर सब लोगों का ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब उनकी प्रेपरेशन करवाते हैं, वो तैयार करवाते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा तजर्बा है। जो भी अगर मियां नवाज शरीफ साहब भी करवाते हैं ना तो तब भी ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो एक खातून होते हुए प्रॉपर टाइम देती हैं और अपने वालिद साहब से ही सीखती होंगी या अपने चचा से सीखती होंगी या किसी से भी सीखती होंगी या पुराने ब्यूरोक्रेट्स जो उनसे सीखती होगी। वैसे तो परवेज रशीद साहब जैसे ना बड़ा सीजन आदमी वो हर वक्त मरियम नवाज साहबा के साथ होते हैं, मुझे लगता है कि वो भी इनको बताते होंगे, गाइड करते होंगे, वो इनको अंकल कहती हैं परवेज साहब को ना।